Hello and good morning to everyone. My name is Alok Sharma, an IIT alumnus, and you're watching FICON classes. Let's hit the concepts. तो अभी तक हमारे लॉज ऑफ मोशन के काफी सारे लेक्चर्स हो चुके हैं और जिसमें हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था। काफी सारे क्वेश्चंस किए थे, प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स लिए थे और आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम डिस्कस करेंगे कांस्टेंट मोशन पे। ठीक है, कांस्टेंट मोशन पे डिस्कस करेंगे और ऑब्जेक्टिव होगा आज कि स्ट्रिंग कांस्टेंट और वेट कांस्टेंट, ये दो टाइप के कांस्टेंट पे हम लोग अच्छे से बात करेंगे, कई सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, इसके अलावा कल मैंने एक प्रॉब्लम कहा था कि क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ एक्सी वर्मा फ्रॉम न्यूटन्स लॉ, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को एज अ होमवर्क दिया था, तो वो मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूं एक बार फटाफट। ठीक है, चलो, तो उसमें एक क्वेश्चन इस तरीके से है, क्वेश्चन नंबर 15, उसमें एक लिफ्ट दिया हुआ है और सॉरी लिफ्ट दिया है, लिफ्ट ही दिया है ना, हाँ लिफ्ट दिया हुआ है और एक स्प्रिंग है, इस तरीके से स्प्रिंग है और स्प्रिंग के ऊपर से एक पुली है एंड देन देयर आर टू डिफरेंट मासेस, 3 kg का मास है और एक 1.5 kg का मास है। यही क्वेश्चन है आई गेस, है ना। अब कहता है कि अगर ये g/10 के एक्सीलरेशन से ऊपर एक्सीलरेट कर रहा है, क्या हो रहा है, ये लिफ्ट ऊपर की ओर एक्सीलरेट कर रहा है g/10 एक्सीलरेशन से, तो हमें बताना है कि व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ दिस स्प्रिंग बैलेंस। ये स्प्रिंग एक्चुअली ये स्प्रिंग बैलेंस है, स्प्रिंग बैलेंस भी एक बैलेंस है जो कि मास बताता है, मास बताता है, लेकिन वो क्या वेट बाई जी वाला कॉन्सेप्ट है ना, वही वाला कॉन्सेप्ट लेके ये भी मास बताता है। तो हमें बताना है कि इसमें इसकी मास रीडिंग कितनी होगी। ठीक है, तो चलो, अच्छा ये जी ऊपर की ओर है और एक्चुअली में जी क्या होता है, इस तरीके से होता है एक्सीलरेशन, इसकी एक्सीलरेशन मतलब कि लिफ्ट की एक्सीलरेशन g/10 दी हुई है और g तो हमें पता ही है, तो इस केस में g इफेक्टिव क्या हम निकाल सकते हैं, g इफेक्टिव क्या हो जाएगा मुझे बताना, g प्लस a होगा, y बिकॉज ऊपर की तरफ एक्सीलरेशन है, दैट मीन्स g प्लस g/10 है ना, g प्लस g/10 हो गया, दैट मीन्स 11g/10, ये आ गया अपना g इफेक्टिव का वैल्यू। ठीक है, ये जी इफेक्टिव की वैल्यू होगी। अच्छा चलो, आ जाओ थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं। 3 kg मास के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। तो देखो 3 kg मास के लिए अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं तो एक मास इनटू ग्रेविटी नीचे की ओर लगेगा, करेक्ट, और एक टेंशन ऊपर की ओर लगेगा। और देखो ये 3 kg है, ये 1.5 kg है, तो एक्सीलरेशन ऑब्वियसली नीचे की ओर होना चाहिए, करेक्ट और नॉट, एक्सीलरेशन नीचे की ओर होना चाहिए। तो मैंने मान लिया एक्सीलरेशन ये क्या है, नीचे की ओर है। ठीक है, अच्छा अब इसमें मैं इक्वेशन लिखना चाहूं, अगर देखो एक तो तरीका ये होता है कि तुम स्यूडो फोर्स लेके बनाओ, ठीक है, क्योंकि ये एक्सीलरेटिंग फ्रेम है, इसलिए एक तरीका ये हो सकता था कि स्यूडो फोर्स लेके बनाओ, लेकिन स्यूडो फोर्स के बारे में हमने बात नहीं की है। लेकिन मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के बाद इससे अगर पढ़ा रहा हूं तो मुझे जी इफेक्टिव के कॉन्सेप्ट से बनाना है, समझ में आ रही बात। अगर मैं स्यूडो फोर्स तुम्हें पढ़ा चुका होता तो मैं स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लेके यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करवाता, वो भी एक तरीका होता कि स्यूडो फोर्स लेके भी हम लोग इसे सॉल्व कर सकते थे क्योंकि ये एक्सीलरेटिंग फ्रेम है, फाइन। लेकिन हम लोग यहाँ पे जी इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट लेके सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो जी है ना, इस जी की जगह क्या ले लेंगे हम, इफेक्टिव। अब जी इफेक्टिव ले लिया ना तो ये नॉर्मल पुराना केस हो गया, अब इसमें कोई सोचने की बात नहीं। अब इसमें क्या ये एक्सेलरेट कर रहा है, ये टोटल फ्रेम भी तो एक्सेलरेट कर रहा है, क्या मुझे एक स्यूडो फोर्स लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, जी इफेक्टिव ले लिया ना हमने सीधे। अब जी इफेक्टिव ले लिया तो फिर स्यूडो फोर्स की कोई बात ही नहीं आती है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन नीचे की ओर है ना, तो मैंने लिख दिया m g इफेक्टिव माइनस t, दैट विल बी इक्वल्स टू m इंटू a। अब ये m क्या है, 3 kg वाला है, तो इसकी जगह पे मैं लिख देता हूँ 3, किसी को दिक्कत, m की जगह लिख देता हूं 3, ये एक इक्वेशन आ गया। अब दूसरा इक्वेशन लिखते हैं, देखो दूसरा इक्वेशन, दूसरे मास का डायग्राम मैं यहां पे बना रहा हूं, 1.5 kg मास, ये हो गया 1.5 kg मास। इस पे फोर्सेस कैसे लगेंगे, नीचे की तरफ mg जो भी इसका है, mg इफेक्टिव, ऊपर की ओर टेंशन एंड एक्सीलरेशन। हाँ, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, ये अगर एक्सीलरेट कर रहा है नीचे की ओर तो ये ऑब्वियसली ऊपर की ओर एक्सीलरेट करेगा, है ना, सही है नहीं, बहुत गर्मी हो रही है। चलो, ये एक्सीलरेशन हो गया ऊपर की ओर। अब यहां से इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं,
m इंटू जी इफेक्टिव, m की वैल्यू क्या है 1.5 जी इफेक्टिव माइनस, सॉरी यहाँ पे इक्वेशन देखो एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में लिखना होगा ना, एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में फोर्स कौन सा है, t, तो t माइनस 1.5 जी इफेक्टिव दैट विल बी इक्वल्स टू 1.5 इनटू एक्सीलरेशन। समझ में आती बात? ये इक्वेशन अगर सॉल्व कर लिया जाए, ऐड कर लो तो t एंड t गॉट कैंसल्ड, 3GE minus 1.5 GE will be 1.5 GE that will be equals to 4.5 A। तो A की वैल्यू क्या आती है यहाँ से, अगर तुम देखो A की वैल्यू हो जाएगी G इफेक्टिव डिवाइडेड बाई 3। समझ में आती बात? G इफेक्टिव डिवाइडेड बाई 3, ये क्या हो गया, एक्सीलरेशन का वैल्यू हो गया। एक्सीलरेशन की वैल्यू अगर ये आ गई, यहाँ पे रख दो तुम, यहाँ पे रख दो एक्सीलरेशन की वैल्यू, और मुझे बताओ T की वैल्यू क्या होगी। किसी एक इक्वेशन में एक्सीलरेशन की वैल्यू रख दो और t की वैल्यू निकाल लो। क्या मैं इसे रब कर लूंगा थोड़ा, चलो तुम ये बना लेना डायग्राम, मैं थोड़ा सा यहाँ पे रब करके इधर में इसे सॉल्व करता हूँ। देखो अभी a की वैल्यू इस इक्वेशन में रखते हैं, तो t माइनस 1.5 GE इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू a की जगह g बाई 3, g बाई GE बाई 3 दैट इज इक्वल्स टू 0.5, इसे कट करोगे तो क्या होगा 0.5 GE और ये 1.5, तो t की वैल्यू होगी 2 टाइम्स ऑफ GE, है ना, करेक्ट है ना, 2 टाइम्स ऑफ GE होगी t की वैल्यू, मतलब कि ये वाली टेंशन की वैल्यू, ये वाली टेंशन की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ GE होगी। तो अगर ये टेंशन है, देखो पुली कैसा है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम अगर करोगे तो पुली इस तरीके से है ना, ये t और ये t, ये हो गया t, ये भी हो गया t, तो ये ऊपर की तरफ ये वाला टेंशन कितना होगा, कोई बता सकता है? ये वाला टेंशन t डैश कितना हो जाएगा, इस डायग्राम से हम लिख सकते हैं कि t डैश विल बी इक्वल्स टू t प्लस t दैट इज 2 टाइम्स ऑफ t, दैट मींस 2 टाइम्स ऑफ t, t की वैल्यू 2GE है, तो 2 into 2GE दैट मींस 4GE। आती बात समझ में? t डैश की वैल्यू 4GE, अब ये t डैश की ही तो रीडिंग देगा यार, समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है? t डैश की ही तो रीडिंग देगा ये, है ना। अब GE की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, देखो t डैश विल बी इक्वल्स टू 4 into GE की वैल्यू देखो 11/10 into G, 11/10 into G, that means equals to 44 divided by 10, that is 4.4 G। तो ये T डैश जो टेंशन इसमें प्रोड्यूस हो रहा है वो टेंशन है 4.4 G, लेकिन स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग क्या देता है, स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग क्या देता है मुझे बताना। रीडिंग जो होती है स्प्रिंग बैलेंस की वो तो होती है टेंशन डिवाइडेड बाई एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नॉर्मल वाला, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया 4.4 G डिवाइडेड बाई G, दैट मींस आंसर हो जाएगा 4.4। इसी से तो G डिवाइड करके तो रीडिंग देता है ना वो, है कि नहीं। तो आंसर क्या हो गया 4.4 kg। ओके, तो आई होप कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं है। देखो इसे सॉल्व करने के दूसरे भी तरीके हो सकते थे, हम वो वाला भी ले सकते थे कॉन्सेप्ट कि क्या स्यूडो फोर्स लगाते। तो स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट जब मैं बताऊंगा तब तुम उसके बाद उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। अभी तो जी इफेक्टिव हमने पढ़ा है, तो जी इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट लगा लिया ना, जी की जगह हमने जी इफेक्टिव रख दिया, दैट्स इट। और फिर लास्ट में जी इफेक्टिव को इस टर्म में लिख दिया, क्योंकि टेंशन डिवाइडेड बाई जी वो तो रीडिंग होगी ना बैलेंस की। जैसे मैंने डिजिटल बैलेंस के बारे में बताया था, वेट डिवाइडेड बाई जी वो चीज वो प्रिंट करता है वहां पे, है ना। तो यहाँ पे भी क्या होगा टेंशन डिवाइडेड बाई जी, ये चीज प्रिंट करेगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 4.4 kg में आ जाएगा। ठीक है, चलो चलो तो फिर थोड़ा डिस्कस करते हैं कांस्टेंट के बारे में। आई होप कि वो वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब बढ़ते हैं। देखो नॉर्मली कांस्टेंट ना 3 तरीके के होते हैं, कौन कौन से, स्ट्रिंग, वेट्स एंड पुली मास सिस्टम वाले। तो आज की क्लास में हम लोग ये सामने के 2 कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, स्ट्रिंग और वेट्स। ठीक है, स्ट्रिंग कांस्टेंट शुरू करते हैं। कांस्टेंट एक्चुअली क्या होता है, कांस्टेंट मतलब ना कहीं से बंधन है। कंस्ट्रेंट मतलब क्या है, बंधन है। हमारी लाइफ में कितने कंस्ट्रेंट होते हैं, हम लोग किसी ना किसी तरीके से बंधे होते हैं, राइट ना। तो ये बंधन ही है, कंस्ट्रेंट मतलब क्या है, बंधन। कैसे किस तरीके से जंजाल में फंसे हुए हैं हम, और हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, ये लिमिटेशंस है ना हमारे साथ। वैसे उसी तरीके से सिस्टम में भी कुछ ना कुछ लिमिटेशन होता है, वही लिमिटेशन हमें जानना है, कंस्ट्रेंट होता है वो। अब ये कंस्ट्रेंट क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो हमारे क्वेश्चन सॉल्विंग में हेल्पफुल हो जाते हैं। कंस्ट्रेंट जब पता होते हैं ना तो हमारे को क्वेश्चन सॉल्व कर पाना ये इजी हो जाता है। तो इसलिए हमें कंस्ट्रेंट को पढ़ना जरूरी होता है। डायरेक्टली कंस्ट्रेंट में तो क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन कंस्ट्रेंट का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो चलो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट शुरू करते हैं। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, तो देखो नॉर्मली स्ट्रिंग क्या होता है सबसे पहले मुझे बताना। जब हम स्ट्रिंग के बारे में पढ़ रहे थे
तो हमने एक अजम्पशन लिया था दैट द स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल। क्या माना था हमने? इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल का मतलब ये हुआ कि ये स्ट्रिंग का लेंथ बढ़ेगा नहीं या घटेगा नहीं, ठीक है। और हमने ये माना था कि स्ट्रिंग पे तो हम नॉर्मली क्या लगाएंगे? टेंशन ही लगाएंगे। स्ट्रिंग पे या रोप पे टेंशन के अलावा दूसरी फोर्स की बात करना बेवकूफी है, राइट? क्योंकि वो रेजिस्ट ही नहीं करता ना, तो टेंशन को रेजिस्ट करता है। अब देखो, अब इसमें कंस्टेंट किस तरीके, कुछ ना कुछ टेंशन पहले से होना चाहिए। जब टेंशन होगा तभी उसके बाद हम कंस्टेंट की बात करेंगे इस पे, ठीक है। ऑलरेडी से हम अज्यूम करेंगे, ऑलरेडी अज्यूम कर चुके होंगे कि टेंशन कुछ है स्ट्रिंग में, और स्ट्रिंग क्या है? इनएक्सटेंसिबल है। अब इस केस में हम बात करते हैं कि अगर मान लिया कि ये पॉइंट ए है, मान लिया ये पॉइंट क्या है? बी है। अगर पॉइंट ए is moving with a velocity of 5 meters per second, तो हमें बताना है कि what will be the velocity of point B। अगर ये point A velocity of 5 meter per second से मूव कर रहा है और inextensible है, मतलब कि ये length from A to B, ये length L, this is not going to change। भैया इनएक्सटेंसिबल है, बढ़ ही नहीं सकता अगर साइड, तो वो लेंथ तो नहीं चेंज होने वाला। इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच की दूरी, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी इज नेवर गोइंग टू गेट चेंज्ड, दैट विल बी कांस्टेंट ऑलवेज थ्रू आउट द मोशन। Understand? So if point A is moving with a velocity of 5 meter per second and the distance between A and B has to be L and this has to be constant, then to fulfill these two conditions, point B must also have 5 meter per second of velocity। क्या बात समझ में आती है? देखो, अगर पॉइंट A की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, तो उसके जस्ट बगल वाले पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी? 5 मीटर पर सेकंड होगी। बगल वाली की क्या होगी? 5 मीटर पर सेकंड की। हर एक पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी? 5 मीटर पर सेकंड होगी, क्योंकि ये स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, प्लस इसकी दूरी क्या है? A to B की दूरी कांस्टेंट होनी चाहिए, क्योंकि ये इनएक्सटेंसिबल है। समझ में आ रही बात? तो यही एक कंस्टेंट है जो हमें हेल्प करेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। चलो आप इस कंस्टेंट से कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। अगर मैंने तुम्हें कहा, पहला क्वेश्चन ट्राई करना कि वीडियो स्टॉप करके खुद सॉल्व करना, ठीक है। यहाँ पे एक पुली दे दिया है, अगर ये इस तरीके से है और ये घूम कर आता है, यहाँ पे एक मास लगा दिया ए, यहाँ पे एक मास है बी। अगर मैंने कह दिया कि मास ए इज moving downwards with a velocity of 2 meters per second, what will be the velocity of point और mass B? mass B की velocity क्या होगी ये निकालना है। वीडियो स्टॉप करो, जल्दी से आंसर बताओ। कर लिया? चलो अच्छा, अब मुझे बताना, अगर मास A अगर 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो क्या मास A का ये पॉइंट भी 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा होगा? अगर ये पॉइंट 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो स्ट्रिंग का ये पॉइंट जो इससे अटैच है वो भी तो 2 मीटर पर सेकंड से जाएगा, है ना? अगर स्ट्रिंग का ये पॉइंट 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट 2 मीटर पर सेकंड से ही तो जाएंगे। समझ में आ रही नहीं बात? तो अगर स्ट्रिंग का हर एक पॉइंट 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो स्ट्रिंग का वो पॉइंट जो बी से कनेक्टेड है ये भी तो 2 मीटर पर सेकंड से जाएगा। अगर ये पॉइंट 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो पॉइंट बी या मास बी भी तो 2 मीटर पर सेकंड से जाएगा। आती बात समझ में? सर क्या है सर, इतनी इजी सी बात थी। अगर ए 2 से जा रहा है तो ये बी को भी तो 2 से ही खींचेगा यार, सीधी सी बात है। ए की तो स्ट्रिंग है, सेम स्ट्रिंग है, सीधी सी बात है, इसमें तो कोई सोचने की ज्यादा बात ही नहीं। क्या सर फालतू का इतना सब कुछ बता रहे हो, सीधे बोल दिए होते ये 2 से जा रहा है तो ये भी 2 से जा रहा है। ऐसा नहीं होता। अभी जब सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा ना, तब तुम्हें कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आएगी। ये सिस्टम इजी है, इजी सा सिस्टम था, ये कॉन्फ़िगरेशन था, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि इजी है, ठीक है। अब चलो दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं। चलो मान लिया कि ये इस तरीके का है सिस्टम, एक ये हो गया, और ठीक है, ये मास A है, ये मास है B है, ठीक है, और ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। अब मैंने ये क्यों बनाया, ये ग्रूव जैसा बनाने का मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट B जो है ना, या मास B है, ये सिर्फ इस ग्रूव में ही मोशन कर सकता है, मतलब कि हॉरिजॉन्टली ही मोशन कर सकता है, इस तरीके का ही मोशन कर सकता है, ये ऊपर नीचे नहीं जाएगा, ठीक है।
हॉरिजॉन्टल मोशन ही कर सकता है। यही बताने के लिए हमने एक ग्रुप बना दिया है। अगर पॉइंट ए या मास ए इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर्स पर सेकेंड, और मैंने मान लिया कि ये एंगल देख लो, ये एंगल इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 53 डिग्रीज है अगर, तो हमें बताना है कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी, या मास बी की वेलोसिटी कितनी होगी ये बताना है। अच्छा चलो सॉल्व करो, कोई कोशिश करो, सॉल्व करो, बनाओ, और फिर मैं फिर बताता हूं तुम्हें क्या करना है। बन गया? बन गया क्या? तो किसका किसका आंसर आ रहा है 10 cos 53? अच्छा बताओ किसका आंसर आ रहा है 10 cos 53? किसी का आंसर आ रहा है क्या ये? या फिर किसी का आंसर आ रहा है कि 10 डिवाइडेड बाई cos 53? या ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इज 10 sin 53, और ऑप्शन डी इज, ऑप्शन डी चलिए यहां लिख देता हूं, ऑप्शन डी इज 10 डिवाइडेड बाई sin 53। इनमें से कोई सा ऑप्शन आ रहा है क्या किसी का? चलो देखते हैं कौन सा आंसर सही है ना। चलो सबसे पहले मुझे बताना, अगर ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट? ये पॉइंट भी 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा होगा। अगर ये पॉइंट 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो ये रोप का ये पॉइंट, रोप भी तो इस पॉइंट पे कनेक्टेड है ना, तो रोप का ये पॉइंट भी 10 मीटर पर सेकंड से जाएगा। दैट मीन्स कि रोप का हर एक पॉइंट 10 मीटर पर सेकंड से जाएगा। अंडरस्टैंड? मतलब कि रोप का ये वाला पॉइंट जो बी से कनेक्टेड है ये भी कितनी वेलोसिटी से जा रहा है? 10 मीटर्स पर सेकंड से। आती बात समझ में? अब देखो, अब मैं बी को बनाता हूं, यहाँ पे बी को बनाता हूं। देखो ये पॉइंट बी है, ये बी है, ये पॉइंट है, इस तरीके से, ठीक है। ये वाली वेलोसिटी है 10 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है, और ये वाली वेलोसिटी हमें निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ बी निकालनी है हमें, है ना। बी की वेलोसिटी निकालनी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब देखो ये एंगल 53 है, 53 है। अब मैंने तुम्हें कल की क्लास में एक बात बताई थी कि कंपोनेंट किसका लिया जाता है? कंपोनेंट ऐसे वेक्टर का लिया जाता है जो एक्चुअल में प्रेजेंट है। क्या क्या मैंने कहा? जो एक्चुअल में प्रेजेंट है उसका कंपोनेंट लेना है। देखो अगर मैं बी के बारे में सोचूं, बी की वेलोसिटी एक्चुअली में किस डायरेक्शन में है? एक्चुअल में बी कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है? भैया एक्चुअल में बी तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। दैट मीन्स कि एक्चुअली वेलोसिटी इज इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। दैट मीन्स वीबी इज दी रियल वेलोसिटी और वेक्टर, रियल वेक्टर इज वीबी। अब जो अनदर कोई सा भी इसके आसपास का मिलेगा ना, जैसे 10 मीटर पर सेकेंड, दैट विल बी द कंपोनेंट ऑफ वीबी। अरे भाई ये रोप का जो ये पॉइंट जो बी से कनेक्टेड है, ये एक्चुअली में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, उसका कोई कंपोनेंट है जो 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की ओर मूव कर रहा है। दैट मींस एक्चुअली द वेलोसिटी इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। दैट मींस हमें वीबी का कंपोनेंट 10 मीटर पर सेकेंड मिला होगा जो कि उस डायरेक्शन में होगा। बात समझ में आती है? तो वीबी का कंपोनेंट अगर इस डायरेक्शन में लोगे तो कैसे लिख सकते हो? वीबी cos 53 दैट इज इक्वल्स टू 10। समझ में आती है बात? तो वीबी क्या हो गया? वीबी इज इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाई cos 53। इतनी बात समझ में आई? कौन सा आंसर सही है? आंसर बी इज करेक्ट। समझ में आया? तो हमें हमेशा ये बात ध्यान रखना है कि हमें किसका कंपोनेंट निकालना है। सबसे पहले देखो कि कहां पे निकालना है, बी पे निकालना है। तो अब सोचो कि बी कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक्चुअली में वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में? तो भाई बी तो यार हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, क्योंकि ये तो कंस्टेंट है ना, कंस्टेंट है, ये सिर्फ हॉरिजॉन्टली ही मूव कर सकता है, ये तो ऊपर तो जा नहीं रहा होगा। लेकिन हाँ, कुछ कंपोनेंट उसका ऊपर में आ सकता है, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। ये कंपोनेंट है जो कि ऊपर आया है, वो एक्चुअल वेलोसिटी नहीं है। तो जो एक्चुअल वेलोसिटी नहीं है उसका कंपोनेंट क्यों लोगे भाई? एक्चुअल वेलोसिटी तो वीबी था ना, वीबी था, वीबी का कंपोनेंट 10 मीटर पर सेकेंड होगा। समझ में आती बात? आगे बढ़े, कुछ और क्वेश्चंस देखें। चलो उतार ले इसे। चलो क्वेश्चन दिख रहा है अगला बोर्ड पे? तो देखो क्या है ना कि इस तरीके से डायग्राम दिया हुआ है। इसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट ए जो है ये सिर्फ वर्टिकली मूव कर सकता है, ऑब्जेक्ट बी सिर्फ हॉरिजॉन्टली मूव कर सकता है, एंड देयर इज अ स्ट्रिंग। अब अगर ए ऊपर की ओर जा रहा है विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर्स पर सेकेंड, तो बी की वेलोसिटी क्या होगी? जब बी की वेलोसिटी पूछी जा रही है ना, तो तुम्हें एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि बी तो सिर्फ हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, तो बी की ट्रू वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है, कोई कंपोनेंट नहीं फाइंड आउट करना है। वी बी एग्जैक्ट वी बी फाइंड आउट करना है।
देखो ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो देखो ये अगर खिंचाएगा ना, ये स्ट्रिंग खिंचाएगा तो बी जो है कि इस तरफ आना चाहेगा, मतलब कि ये वाली वेलोसिटी, इस वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है, वीबी को फाइंड आउट करना है। समझ में आती बात? वीबी निकालना है हमें। अच्छा अब मुझे बताना कि देखो वी ए ऊपर की ओर है, अगर ये 53 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा, मैं इसे रब कर रहा हूँ, ये वाला एंगल कितना होगा, ये 37 होगा ना, ये 37 डिग्री होगा। ठीक है, अब मुझे बताना कि अगर ए, दिस ब्लॉक ए अगर 10 मीटर से ऊपर जा रहा है तो ब्लॉक ए पे जो स्ट्रिंग का पॉइंट है ये वाला, ये भी तो 10 मीटर से ऊपर जा रहा होगा, करेक्ट? अगर ये 10 मीटर से ऊपर जा रहा है तो एक्चुअल वेलोसिटी तो 10 मीटर है। ठीक है, अगर ये 10 मीटर से ऊपर जा रहा है, देखो इसका मैं यहाँ पे डायग्राम करता हूँ, ये देखो ये है ए और ये पॉइंट है जो कि 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, और स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से है ना, ये बना लिया। ठीक है, अब जब ये ऊपर जाएगा तो स्ट्रिंग का कौन सा कंपोनेंट ऊपर जाने वाला है, स्ट्रिंग का ये वाला कंपोनेंट ऊपर जाने वाला है ना, तो स्ट्रिंग को कौन सी वेलोसिटी मिलेगी, 10 मीटर्स पर सेकंड की ये वाली वेलोसिटी जो इस डायरेक्शन में, ये कितना एंगल है 37 डिग्री है, तो ये वेलोसिटी कितनी होगी 10 का इधर का कंपोनेंट, मतलब 10 cos 37, समझ में आता है, 10 cos 37 डिग्री है ना, 10 cos 37 डिग्री ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी स्ट्रिंग की, मतलब कि स्ट्रिंग का कोई सा भी पॉइंट ले लो, ये 10 cos 37, ये कितना 10 cos 37, तो पॉइंट बी पे कितना 10 cos 37। समझ में आ रही बात? अब ये 10 cos 37 होता कितना है, cos 37 कितना होता है 4/5, याद है cos 37 डिग्री इज 4/5, ये वाला ट्रायंगल भूल गए क्या, ये अगर 37 हुआ तो ये 4, ये 3 और ये 5, तो cos 37 क्या हो गया 4/5 हो गया, तो ये 10 cos 37 कितना हो जाएगा, 10 cos 37 डिग्री इज इक्वल टू 10 इंटू 4/5 दैट इज इक्वल टू 8 मीटर्स पर सेकेंड, मतलब 8 मीटर पर सेकेंड। पॉइंट बी के बारे में आप सोचो पॉइंट बी के बारे में, देखो मैं बना देता हूं, ये है ब्लॉक बी। अब ब्लॉक बी पे जो पॉइंट स्ट्रिंग का कनेक्टेड है, ये स्ट्रिंग का पॉइंट इस तरीके से कितनी वेलोसिटी से जा रहा है 8 मीटर्स पर सेकेंड से जा रहा है ना, और तुम ध्यान से देखो तो वीबी जो है, वीबी का डायरेक्शन क्या है हॉरिजॉन्टल है, इस तरीके से ये है क्या वीबी, और ये एंगल क्या है 53, ये है 53। अब मुझे बताना एक्चुअल वेलोसिटी वीबी है या 8 है, एक्चुअल वेलोसिटी वीबी है या 8 है। देखो एक्चुअली ये जो ब्लॉक बी है ये हॉरिजॉन्टली ही सिर्फ मूव कर सकता है, दैट मींस एक्चुअल वेलोसिटी तो भैया वीबी, तो वीबी का कंपोनेंट 8 होगा या 8 का कंपोनेंट वीबी, वीबी का कंपोनेंट 8 होगा। समझ में आती है बात? मतलब कि मैं लिख सकता हूं कि वीबी और ये एंगल के साथ वाला साइड है, मतलब कि cos कंपोनेंट, cos ऑफ 53 दैट विल बी इक्वल्स टू 8 मीटर पर सेकेंड। समझ में आती है बात? तो वीबी की वैल्यू क्या हो गई 8 डिवाइडेड बाई cos 53। cos 53 की वैल्यू क्या होती है, cos 53 की वैल्यू क्या होती है 3/5 होती है ना, तो 8 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 5 दैट मीन्स 40/3 मीटर्स पर सेकेंड वीबी। आ गई बात समझ में? तो बढ़िया क्वेश्चन था ये, देखो तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझ में आ रही बात? अगर ये 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है तो ये 40/3 का मतलब क्या हो गया 3 1 जा एंड 3 3 जा 13 पॉइंट समथिंग, इसकी वेलोसिटी 13 पॉइंट समथिंग होगी, इससे ज्यादा होगी। ठीक है, ये एंगल ज्यादा है ना, ऑब्वियसली ज्यादा होगी। ये एंगल अगर 37 होता, ये 53 होता ना, तो ये 10 से कुछ कम आता। ये सब थोड़ा सा सोचने लायक बात है, वो तुम धीरे धीरे जब नंबर ऑफ क्वेश्चन करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। समझ में आ रही बात? चलो ये समझ में आ गया, आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन करें बढ़िया सा। स्ट्रिंग कांस्टेंट कुछ समझ में आ रहा है? स्ट्रिंग का लेंथ नहीं चेंज होने वाला है, अगर लेंथ नहीं चेंज होने वाला तो हर एक पॉइंट स्ट्रिंग की सेम वेलोसिटी में होगी, ये बात बस ध्यान में रखना। इतना अगर ध्यान में रखे हुए तो बाकी सारी चीजें कर सकते हो। ओके, चलो सवाल दिख रहा है तो वीडियो पॉज करो और थोड़ा सा इसे सॉल्व करने की कोशिश करो। वीबी तुम्हें निकालना है, वीए की वेलोसिटी दी हुई है और दोनों जगह तुम्हें देख रहा है कि कंस्टेंट जो है कि कौन से डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में ही पार्टिकल ए और पार्टिकल बी मींस ब्लॉक ए और ब्लॉक बी दोनों ही एक्स डायरेक्शन में ही मूवमेंट कर सकते हैं। तो तुम्हें वीबी निकालना है, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, चलो आ जाओ भाई, देखते हैं। अब देखते हैं, देखो अभी क्या है अपना सिस्टम, क्या है अपना जो भी है, अपने को
कॉन्सेप्ट ये क्लियर होना चाहिए कि मैं VB जानता हूं, VA जानता हूं। अब VA से मुझे रोप की वेलोसिटी निकालनी, जो भी रोप की वेलोसिटी होगी वही सेम रोप की वेलोसिटी यहाँ पे भी हो जाएगी। अगर मैं इस पॉइंट पे रोप की वेलोसिटी निकालता हूँ वही रोप की वेलोसिटी तो यहाँ भी हो जाएगी। अब रोप की वेलोसिटी आ गई तो फिर मुझे वहां से एक्चुअल वेलोसिटी B निकालनी है। इतना ये तरीका है, इधर से इधर की ओर हमने मूव करना है, इतना तो मुझे मालूम है ना। अब देखो A के लिए अगर मैं सोचूं तो ये पॉइंट जो कि जहां पे स्ट्रिंग ब्लॉक से कनेक्टेड है, तो वहां स्ट्रिंग की वेलोसिटी भी तो 10 मीटर पर सेकंड होगी इस डायरेक्शन में, है ना। अब स्ट्रिंग की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, देखना फिर से ब्लॉक बनाते हैं, यहाँ पे ब्लॉक बनाते हैं A। ये जो कनेक्शन पॉइंट है स्ट्रिंग और ब्लॉक का कनेक्शन पॉइंट, वहां पे स्ट्रिंग की वेलोसिटी ऐसे होगी ना 10 मीटर्स पर सेकंड। ये एक्चुअल वेलोसिटी है स्ट्रिंग की या कोई कंपोनेंट है? ये एक्चुअल वेलोसिटी है, क्योंकि एक्चुअली में तो ये किधर मूव कर रहा है, किधर मूव कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में। अब हमें निकालना है कि ये स्ट्रिंग अगर इस तरीके से था तो स्ट्रिंग के डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी कितनी थी। अब देखो यहाँ पे एंगल कितना है, ये कितना है 53 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा, ये भी तो 53 ही होगा। अगर ये 53 है और इस डायरेक्शन में मुझे वेलोसिटी निकालनी, ये वेलोसिटी हो जाएगी रोप की वेलोसिटी। अगर मुझे रोप की वेलोसिटी निकालनी है VR, तो देखो VR एक्चुअली क्या है, कंपोनेंट ऑफ 10 है, तो 10 का cos 53 है ना, दैट इज 10 इंटू cos 53। अगर तुम करोगे तो क्या हो जाएगा, cos 53 मतलब 3 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज इक्वल्स टू 6 मीटर्स पर सेकंड। तो रोप की वेलोसिटी तो भैया 6 मीटर पर सेकंड है। कैसे, ये इधर की ओर, ये है 6 मीटर्स पर सेकंड, मतलब कि इस पॉइंट की क्या होगी, ये भी 6 मीटर पर सेकंड, इस पॉइंट की क्या होगी 6 मीटर पर सेकंड, इस पॉइंट की क्या होगी इधर की ओर 6 मीटर पर सेकंड। तो वैसे इस पॉइंट की क्या होगी, इस पॉइंट की जो कि B से कनेक्टेड है, इस पॉइंट की इधर की ओर कितनी होगी 6 मीटर्स पर सेकंड। आ रही है बात समझ में। अब तो कोई भी निकाल सकता है यार। अब ब्लॉक B का बना लो डायग्राम, ब्लॉक B का डायग्राम जैसे ही बनाओगे तो ये पॉइंट इधर की ओर तो 6 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, लेकिन एक्चुअली में पॉइंट B किधर की ओर जा रहा है, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ पॉइंट B क्या है, हॉरिजॉन्टली है, इस तरफ है, ये है ना पॉइंट B का वेलोसिटी VB है ना, इसका कोई कंपोनेंट 6 है और ये एंगल कितना है 37 डिग्री है। मतलब कि क्या लिखा जाएगा, VB cos 37 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 6 मीटर्स पर सेकंड। आती बात समझ में। तो VB क्या हो गया, VB इज इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाई cos 37, और cos 37 की वैल्यू क्या होती है, cos 37 is 4/5, तो 6 divided by 4 into 5, that is कितना 30 divided by 4, that is the velocity of B. Velocity of B will be 30 divided by 4. बढ़िया क्वेश्चन था ना, मजा आया नहीं आया, मजा आ गया। चलो एक सवाल तुम्हें दे देते हैं, ये तुम नोट कर लो, एक सवाल तुम्हें दे रही है यहाँ पे, देखो देखो इस तरीके से है, ये है और इस तरीके से ये है। ये एंगल दिया है 37 डिग्री, ठीक है। अगर ये A है, बॉडी A, ब्लॉक A, ये ब्लॉक B। अगर ब्लॉक A is moving with a velocity of 10 meters per second, तो ब्लॉक B किस वेलोसिटी से मूव कर रही होगी, ये ब्लॉक B, वेलोसिटी ऑफ B निकालना है। समझ में आ रहा है, सवाल समझ में आ गया। देखो ये ऐसे यहाँ से दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अगर ब्लॉक A 37 डिग्री बना रहा है, ये वाला रोप 37 डिग्री बना रहा है, ब्लॉक A 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, तो ब्लॉक B किस वेलोसिटी से जाएगा। समझ में आ रही बात है ना, ठीक है। ये सवाल सॉल्व करोगे, ये क्या है तुम्हारा होमवर्क है। अब ये स्ट्रिंग के बारे में अपन ने पढ़ लिया, अब हम वेज में जाने वाले हैं। ये स्ट्रिंग पे एक होमवर्क है, इसका आंसर तुम कमेंट में देना मुझे, ठीक है। डायग्राम दिख रहा है सामने, देखो अब वेज कंस्टेंट शुरू करने जा रहे हैं। तो हमें देखो ऐसा है कि एक वेज है और उस पर एक नाइफ जैसा एक ऊपर से लगा हुआ है। अब अगर ये नाइफ नीचे की ओर आ रहा है तो वेज ऑब्वियसली पीछे की ओर जाना चाहिए। अगर ये कंस्टेंट है कि हॉरिजॉन्टली मूव करे तो इसे पीछे की ओर जाना चाहिए, बिल्कुल हॉरिजॉन्टली, ठीक है। ये वर्टिकली मूव कर रहा है क्योंकि यहाँ पे कंस्टेंट है, तो ये वर्टिकल मूव करेगा और ये हॉरिजॉन्टल मूव करेगा। अब अगर मैंने मान लिया कि ये वेज का एंगल थीटा है, तो मुझे पता करना है कि व्हाट विल बी द रिलेशनशिप बिटवीन VA एंड VB।
बिटवीन द वेलोसिटी v एंड vb व्हाट विल बी द रिलेशनशिप, हमें रिलेशनशिप पता करना है। तो देखो अब इस ऐसे केसेस में ना सबसे ज्यादा ध्यान रखने लायक बात यह है कि क्या ये नाइफ वेज के अंदर घुस जाएगा। सोचो जरा, ये तो स्लाइड कर रहा है ना वेज पे, है कि नहीं, ये तो स्लाइड कर रहा है वेज पे, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये नाइफ किसी भी हाल में वेज के अंदर नहीं घुसना चाहिए। समझ में आती बात, नाइफ वेज के अंदर घुसना नहीं चाहिए, ये बात ध्यान में रखना है। और सोचते हैं आप, देखो अब मैं अगर इतने चीज को ना मैं जा रहा हूं थोड़ा सा जूम करके तुम्हें दिखाता हूं, इतनी को, इसे हम क्या करते हैं, जूम करते हैं। जूम किया तो देखो, जूम किया ना तो ऐसी सी कुछ लाइन है, पतली सी लाइन है, और एक साइड पे क्या है, एक साइड पे क्या है, ये वेज वाला लाइन है, ये एकदम टचे हुए हैं, ये सब एक दूसरे से एकदम टच्ड है, ठीक है, ये वेज वाला लाइन हो गया, और ये कौन सा लाइन हो गया, ये कौन सा लाइन हो गया, ये नाइफ वाला लाइन हो गया, ये नाइफ है, ये वेज, ठीक है, ये क्या है, इसे नाम दे दो नाइफ, KNIFE, नाइफ, और ये क्या है, ये है वेज, ठीक है, या फॉलोवर कह लो इसे, फॉलोवर जैसा ही, ठीक है। अब देखो ये नाइफ की वेलोसिटी किधर है, नाइफ की वेलोसिटी किधर है, कोई बता सकता है क्या, नाइफ की वेलोसिटी है बिल्कुल डाउनवर्ड्स, है ना, ये नाइफ की वेलोसिटी V डाउनवर्ड्स। अगर मैं इसकी बात करूं, वेज की बात करूं, तो वेज की वेलोसिटी कैसी है, वेज की वेलोसिटी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, दैट इज VB है ना, ठीक है। अब देखो यहां पे अगर मैं इस सरफेस पे, जो कॉन्टैक्टिंग सरफेस है, इस पे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, ये परपेंडिकुलर, मैंने ये कहा कि ये नाइफ कभी भी वेज के अंदर नहीं घुसेगा नहीं, धसेगा नहीं, कभी धसना नहीं चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर VB, अगर इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में VB की वेलोसिटी जो भी हो, वो वेलोसिटी VA की वेलोसिटी जो इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू द सरफेस, अगर दोनों की वेलोसिटी इक्वल हो जाए तो कभी नहीं धसेगा। भैया जितना ये B पार्टिकल जितना इस डायरेक्शन में आगे बढ़ा, उतना ही A पार्टिकल इस डायरेक्शन में अगर आगे बढ़ेगा, दोनों बराबर आगे बढ़ेंगे। अगर देखो दो पॉइंट है, दोनों अगर बराबर आगे बढ़ते हैं, तो ये 2 पॉइंट है, इन दोनों ये 2 पॉइंट्स हैं, दोनों अगर बराबर आगे बढ़ेंगे तो क्या दोनों एक दूसरे से टकराएंगे, नहीं टकराएंगे, है ना। तो वही है केस यहाँ पे परपेंडिकुलर में, परपेंडिकुलर वाला जो लाइन है ना, इस पे सोचो, अगर दोनों इक्वली आगे बढ़ेंगे, क्या दोनों की वेलोसिटी इक्वल होगी, तो दोनों एक दूसरे में गड़ेंगे नहीं ना, कभी कोई एक चीज दूसरे के अंदर जाके धसेगी नहीं। तो यही तो कांस्टेंट बन जा रहा है, इसी का तो हेल्प हमें उठाना है भैया। देखो अब यहाँ पे देखो, ये एंगल कितना है, ये एंगल थीटा था, अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल क्या हुआ, 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, करेक्ट है ना। ये एंगल थीटा है, तो मुझे बताना, ये थीटा हो गया और ये हो गया, ये थीटा है, और ये वाला कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, दैट मींस ये वाला अगेन थीटा होगा, ठीक है। ये एंगल थोड़ा सा ध्यान से देख लेना तुम, ये वाला एंगल थीटा नहीं है, ये वाला थीटा है, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, तो बगल वाला थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, बगल वाला थीटा। समझ में आ रही बात। अब इसके कंपोनेंट्स लेते हैं। अब यहाँ पे आओ, देखो VA का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, VA, और ये थीटा है, दैट मींस cos थीटा। VA का कंपोनेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, VA का कंपोनेंट देखो, इस ये एंगल थीटा है ना, तो बेस के साथ तो हमेशा cos आता है, बेस के साथ थीटा जिस भी साइड से लगा होता है ना, वो बेस साइड कहलाता है, इतना तो पता है ना। तो ये बेस साइड पे हमेशा cos कंपोनेंट आता है, ठीक भाई। अब देखो ये VB का थीटा जो है कि इस पे लगा हुआ है, मतलब इधर पे अगर cos लूंगा तो ये इधर वाली वेलोसिटी देगा, लेकिन इधर से क्या, ये 90 माइनस है, ये 90 माइनस थीटा एंगल, ये वाला, तो थीटा का कौन सा कंपोनेंट, ये वाला कौन सा कंपोनेंट बनेगा, इधर वाला। ये VB का ये इधर का कंपोनेंट कौन सा आएगा, देखो थीटा तो उस साइड पे है, मतलब कि ये वाला साइन कंपोनेंट होना चाहिए, और ये दोनों ही वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो मैं इक्वल कर लेता हूं VB साइन थीटा से। यही तो आ गया रिलेशन बिटवीन VA एंड VB। समझ में आती है बात, VA और VB के बीच में रिलेशन आ गया, नहीं आ गया, ठीक है। तो ये तो एक केस हो गया जब हमारे पास पता था कि VB बिल्कुल नीचे की तरफ जाएगा, VA बिल्कुल हॉरिजॉन्टल जाएगा, तब ऐसा केस आएगा।
ठीक है, आती बात समझ में? अब ऐसे ही एक क्वेश्चन बना लो। चलो अच्छा एक क्वेश्चन बना लो फटाफट। एक क्वेश्चन दे दिया तुम्हें, ऐसे कुछ ले लेते हैं। ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का कॉम्बिनेशन है ना, जैसे पिछले क्वेश्चन में था वैसे ही सेम है। ये हो गया ऐसा, और दूसरा सरफेस है कुछ ऐसा। ऐसा इसे मान लिया B, इसे मान लिया A। अगर VA की वेलोसिटी हमने मान ली 10 मीटर्स पर सेकेंड, तो व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ VB? ये VB की वेलोसिटी कितनी होगी ये हमें पता करना है। तो ये एंगल हमें जानना जरूरी है। ये एंगल मान लेते हैं, ये एंगल मान लेते हैं 37 डिग्री। ये एंगल मान लिया 37 डिग्री। तो मुझे बताओ क्या रिलेशन बनेगा? रिलेशन क्या बनेगा? समझ में आ रही है कुछ बात? देखो VA 10 वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, 10 मीटर्स पर सेकंड। यार यूनिट कुछ भी ले लो ना, मीटर्स पर सेकंड, हमें तो समझने से मतलब है। 10 मीटर्स पर सेकंड से नीचे आ रहा है, तो VB कितनी वेलोसिटी से इस ओर जाएगा वो पता करना है। ठीक है, तो इस पॉइंट, ये पॉइंट को फिर से तुम्हें ध्यान से देखना पड़ेगा। इस पॉइंट को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। देखो इस पॉइंट को ऐसे ध्यान से देखो, ये वाला पॉइंट ऐसे बना लो। अब देखो इसमें क्या हो गया, ये कौन सी वेलोसिटी हो गई? ये होगी VA वेलोसिटी। ठीक है, और ये कौन सी वेलोसिटी हो गई? ये हो गई VB वेलोसिटी। अब परपेंडिकुलर में कौन सा, परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट क्या होने चाहिए? और ये एंगल कितना है? ये वाला एंगल ये 37 डिग्री है, ये 37 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये भी 37 होगा, है ना? ठीक है, तो देखो अब क्या लिखा जाएगा? VA, अब हमें कंपोनेंट कौन से डायरेक्शन में चाहिए? इस डायरेक्शन में चाहिए, है ना? कौन से डायरेक्शन में चाहिए भाई कंपोनेंट? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चाहिए ना। तो अभी क्या लिखा जाएगा? VB का कौन सा कंपोनेंट परपेंडिकुलर में बना रहा है? VB का साइन कंपोनेंट, मतलब कि VB साइन 37 मस्ट बी इक्वल टू VA। VA का कौन सा बनेगा? जल्दी बताओ। ये 37 है तो ये भी 37 बनेगा, तो VA का यहां लिख लिया इक्वल टू VA cos 37। अब VA cos 37, VA कितना है? 10 है। cos 37 कितना होता है? 4/5। 10 into 4/5, 10 into 4/5, that means equals to 8 meters per second, 8 meter per second, that is equals to VB sin 37। sin 37 की वैल्यू कितनी थी? जल्दी बताओ। sin 37 की वैल्यू 3/5, so ये 3/5 is equals to 8। तो VB की वैल्यू क्या आ गई? वहीं से सॉल्व कर लो यार, कोई दिक्कत की बात नहीं। VB की वैल्यू क्या आ गई? 8/40/3, 40/3 मीटर्स पर सेकंड। समझ में आ गया? इजी सा क्वेश्चन है ना, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है ना? बस तुम्हें कंपोनेंट लेना आना चाहिए। कंपोनेंट लेना नहीं आएगा ना तो फिर सारा खेल जो है कि बिगड़ जाएगा। थीटा कहाँ से किधर ले रहा हूं मैं, कई लोगों को तो ये नहीं समझ में आ रहा होगा सर कहाँ थीटा लिख दिया। ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला, ठीक है, यहाँ पे ये वाला एंगल थीटा है, फिर यहाँ पे ये वाला एंगल थीटा है। समझ रहे हो? डायग्राम बहुत बढ़िया से बनाना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि थीटा कहाँ से किधर जा रहा है। यहाँ पे ये वाला एंगल 37 है, तो ये वाला एंगल 37 हो गया, मतलब कि ये एंगल अगर 37 हो गया तो ये वाला कितना होगा? ये 53 हो जाएगा, तो अदर साइड वाला ये वाला 37 हो जाएगा, है ना? तो ये 53 हो जाएगा, तो ये वाला 37 हो जाएगा। सिंपल है यार। 90 वाला देखना है ना, 90 एंगल से तुम बंटवारा करते चलो। समझ में आ रही बात? चलो एक और क्वेश्चन देखें। सवाल दिख रहा है सामने, देखो क्या है? इंक्लाइंड सरफेसेस हैं। ये सरफेस जो है ना इंक्लाइंड है, और कितने एंगल बना रहा है? ये सरफेस 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये दो सरफेस है एक दूसरे के साथ, और ये जो मिड लाइन है ना, जहां पे दो ब्लॉक्स एक दूसरे से टकरा रहे हैं, ये मिड लाइन जस्ट हाफ ऑफ द एंगल बनाता है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, अब बोल रहा है कि अगर VA इस प्लेन के पैरेलल 10 वेलोसिटी के साथ आ रहा है, मीटर्स पर सेकंड ले लो चाहे जो भी, है ना? अगर 10 वेलोसिटी के साथ इस प्लेन के पैरेलल आ रहा है, तो VB की वेलोसिटी इस प्लेन के पैरेलल कितनी होगी ये निकालना है। समझ में आ रही बात? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? देखो अपना क्वेश्चन बनाने का मेथड क्या था? ये वाली लाइन ले लो, इस लाइन पे दोनों वेलोसिटी को बना लो, और दोनों वेलोसिटी का डायरेक्शन इन दी परपेंडिकुलर टू दिस लाइन मस्ट बी इक्वल। समझ में आ रही बात? देखो ये परपेंडिकुलर लाइन बना लिया मैंने, ठीक है। अब देखो इस पे VA कैसा है? VA कैसा है? इस तरीके से VA आ रहा है ना, VA वेलोसिटी आ रही नहीं आ रही? चलो अगर तुम्हें इधर से कंफ्यूजन होगा ना तो मैं इसको इधर बना लेता हूँ। ये इस तरीके से, ये क्या है? VA है, ये VA है, और VB की वेलोसिटी देखो,
VB की वेलोसिटी देखो कैसी है, ऊपर की ओर है ना, यहां से मैंने बना दिया VB की वेलोसिटी, कैसे बना दिया, ऐसे बना दिया, ये बना दिया VB। अब एंगल के बारे में सोचना है, एंगल कैसा कैसा होगा, ये हॉरिजॉन्टल ऐसा लाइन खींच दिया मैंने, देखो हाँ ये पैरेलल आ रहा है ना, अगर तुम ऐसे बनाओ ये वाला एंगल कितना होगा, देखो ये पैरेलल था, यहाँ पे ऐसे बनाया, ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल कितना है, कोई बता सकता है, देखो ऐसे बना लो, तो ये वाला एंगल, ये तो 30 दिया हुआ है, ये 30 डिग्रीज दिया हुआ है, मतलब ये वाला एंगल कितना होगा, 60 डिग्रीज होगा, है ना। मतलब कि अगर ये इस तरीके से मैं एक्सटेंड करूंगा तो ये एंगल होने वाला है 60 डिग्री, अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। फाइन, फाइन ना। क्या हम सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, नहीं जा रहे? तो ये वाला एंगल कितना है, ये इधर से ये कितना है, ये 30 डिग्री है, दैट मींस ये वाला एंगल होगा 60 डिग्री। तो हॉरिजॉन से ये कितने ऊपर एंगल उठा हुआ है, ये कितना उठा हुआ है, 60 डिग्री उठा हुआ है, ठीक है। मतलब ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, तो ये बचा कुछ एंगल, ये वाला कितना होगा, ये 30 होगा, और ये वाला एंगल कितना होगा, ये भी 30 होगा, ठीक है। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? अरे भाई एंगल लेना देखो तुम्हें सीखना पड़ेगा, ये टोटल एंगल 60 है, हाफ 30 है, और इसे अगर मैं इस तरीके से ऐसा बना लूं, देखो यहाँ पे जो बना है ये ऐसा बना लिया ना, तो ये बचा, ये वाला एंगल तो 30 है ना, ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल होंगे, ये दोनों 30 है, तो ये बचा कुछ एंगल क्या होगा, 60 डिग्रीज होगा, है ना। और ये VA जो है कि पैरेलल टू प्लेन है, तो मतलब पैरेलल टू प्लेन, ये पैरेलल टू प्लेन, ये वाला एंगल इससे हॉरिजॉन से 60 बना रहा है, अगर ये 60 बना रहा है तो ये भी 60 होना चाहिए, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना, ये 60 हो गया। उसी तरीके से इधर भी दिमाग लगाओ, ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लो, एक वर्टिकल लाइन खींच लो, देखो ये वाला एंगल कितना है 30, तो ये वाला हो जाएगा 30, ये वाला हो जाएगा 60, तो भैया वही तो कर दिया। अब मुझे बताओ दोनों का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यहाँ पे प्लेन कैसा है, प्लेन वर्टिकल है, तो परपेंडिकुलर टू प्लेन क्या होगा, हॉरिजॉन्टल, मतलब कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों ही वेलोसिटी का क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो तुम लिख लो VA का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, VB का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, VB cos of 60, है ना, cos of 60, ये 60 डिग्री है ना, तो cos of 60 that will be equals to, मुझे बताओ A का कंपोनेंट x डायरेक्शन में क्या हो रहा है, VA cos of 60, VA cos of 60, समझ में आती है बात। तो तुम देखो भैया यहाँ पे देखो, ये भी cos 60 हो गया, ये भी cos 60 हो गया, मतलब कि यहाँ पे क्या आ गया, VB is equals to VA। वाह 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 वाह, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर VA 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो VB भी 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे तो कोई साइन थीटा कॉस थीटा का मतलब ही नहीं हुआ, ठीक है। तो तुम्हें कंपोनेंट तोड़ना आना चाहिए, देखो डायग्राम बदल जाएगा तो फिर ये रिलेशन बदल जाएगा, VA sin थीटा इज इक्वल टू VB cos थीटा, वो जो भी फॉर्मूला पहले बना था वो हर जगह वैलिड हो ये जरूरी नहीं है। 90 डिग्री का प्लेन होगा ना तो फिर वो वैलिड हो जाएगा, ठीक है। 90 डिग्री वाला प्लेन होगा, वेज एंगल थीटा होगा, उसके लिए वो फॉर्मूला सही है, लेकिन हर जगह वो वैलिड हो ये सही नहीं है। इसलिए तुम्हें आना चाहिए कि ये मैं ये वाला प्लेन बना लूं, उस पे वेलोसिटी के डायरेक्शंस निकाल लूं और उस हिसाब से प्लेन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट वेलोसिटी के कंपोनेंट को इक्वेट कर दूंगा, तो जो भी रिलेशन आएगा वही रिलेशन फॉलो होने वाला है। समझ में आ रही है बात? बहुत बढ़िया तरीके से देखो पूरे कलर वगैरह यूज करके तुम्हें समझाया है, कोशिश किया है, पसीना टपक रहा है गर्मी बहुत है यार, तुम लोग कैसे करते हो? गर्मी बहुत है ना, है कि नहीं? गर्मी तो बढ़ती जा रही है लेकिन कुछ ठीक नहीं हो रहा है कि नहीं? कुछ लोगों का कहना था कि कोरोना वायरस अच्छी, जब गर्मी बढ़ेगी तो वायरस चला जाएगा, वायरस मर जाएगा, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा है। अच्छे दिन पता नहीं कब आएंगे है ना। अब थोड़ा सा माहौल कब ठंडा होगा, ये सब तो बातें हैं, तब तक तो ऑनलाइन क्लासेस ही चलेंगी, इसी तरीके से पढ़ते रहो। देखो तुम्हारे लिए तो सबसे अच्छा है, घर बैठो पढ़ाई करो, खाना पीना खाओ, पानी पियो, है ना, फिर पढ़ाई करो, तुम्हारे लिए तो सबसे बढ़िया टाइम है। और मेरे लिए भी, क्योंकि मुझे पढ़ाना है, मुझे क्या मतलब क्लास में बैठ के पढ़ाऊं चाहे यहाँ पढ़ाऊं, थोड़ा सा मतलब होता है। बच्चे जब सामने होते हैं ना, बच्चों की मुस्कुराहट देख के कि बच्चों को जब समझ में आ रहा होता है तो बहुत अच्छा फील होता है, एज ए टीचर बहुत अच्छा फील होता है, ठीक है। और वैसे ही बच्चों को भी फील होता है जब टीचर पढ़ा रहा हो और बच्चे जब आंसर दे पाते हैं। अच्छे बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं, क्या तुम अच्छे बच्चों में शामिल हो? अगर तुम अच्छे बच्चे हो तो तुम्हें पता होगा कि मतलब टीचर अगर पूछ रहा है और मैं भी उसी एंथुसियाज्म के साथ उन्हें आंसर करूँ तो मुझे भी मजा आता है, टीचर को भी मजा आता है। तो वो जो केमिस्ट्री होती है ना स्टूडेंट टीचर की क्लासरूम में, वो केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस में नहीं मिल पाती है ना। तो ये थोड़ा सा तो मतलब
है जो थोड़ा सा हिट करता है मुझे कि यार बच्चे सामने होते ना तो जो एनर्जी निकलती, फिर अभी क्या है कैमरे के सामने मुझे एनर्जी निकालनी है ठीक है, चलो जो भी है, तुमको क्या करना है, तुम्हें तो बढ़िया से पढ़ाई करते रहना है और मजा लेते रहना है, ठीक है। और बाकी जो भी बात है कमेंट में लिखो, और मेल एड्रेस भी दिया हुआ है, कोई भी बात होगी तुम लिख सकते हो, बता सकते हो, कुछ टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो क्वेरी कर सकते हो। मैं हमेशा हेल्प करने की कोशिश करूंगा मतलब कोशिश करूंगा मैं, पॉसिबिलिटी है कि मैं कर दूंगा, ठीक है चलो बढ़िया से पढ़ो, अपना ध्यान रखो, घर वालों का ध्यान रखो, और खूब मस्ती से रहो, खूब पढ़ाई करो। बाय बाय, टेक केयर।